सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में लूसेंट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें मैं आज ज्योग्राफ़ी स्टार्ट कर रहा हूं और ज्योग्राफ़ी में इसमें कोशिश करेंगे हम कि जो फिज़िकल ज्योग्राफ़ी है और साथ ही साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी का जो टॉपिक है, जो रीजनल जिसको हम ज्योग्राफ़ी बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट इसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद एक और ज्योग्राफ़ी का वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 2 वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफ़ी का सेक्शन अच्छे से रिवाइज हो जाए। और इसके पहले मैं जो है हिस्ट्री और साइंस का कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ। लूसेंट बेस्ड प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट रिवीजन, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ। जहाँ तक साइंस का सवाल, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन का वीडियो ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जाकर उसको देखिए तो चीज़ें आपको बेहतर चीज़ें लगेगा। तो आइए इसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं। एक और जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस पूरे वीडियो का, तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, वहाँ जाके इस पूरे पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफी हम जान लेते हैं। ज्योग्राफी या भूगोल सिंपल सा क्या है कि स्टडी ऑफ अर्थ है। जो अर्थ पे जितना भी लैंड फॉर्म है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, इस सब के बारे में जानना ही क्या है आपका सिंपल में ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी वर्ड को या शब्द को पहली बार एरिस्टोथेनिज ने दिया था और इसके जनक जो है ना हिकेटियस को कहा जाता है। एक जो ध्यान रखिएगा, जो मैं अंडरलाइन करूँगा और जो बात मैं जो वर्ड बोलूँगा उसको खाली ध्यान से सुनना, आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। पहली बार विश्व ग्लोब जो है ना मार्टिन बेहम नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। विश्व का मानचित्र एनेक्जीमेंडर ने बनाया था। एक ज्योग्राफी में देखिए कई तरह की वो है विचारधारा है, थॉट है। उसमें एक है निश्चयवाद। ये मान के चलता है कि सब कुछ जो है ना पर्यावरण ही डिसाइड करता है। जैसे कि कब बारिश पड़ेगी, कब आंधी आएगी, ये सब कौन डिसाइड करती है? सब पर्यावरण ही डिसाइड करती है। लेकिन एक और दूसरा विचारधारा है संभववाद। ये मानती है कि नहीं, पर्यावरण में कई तरह की परिवर्तन मनुष्य भी कर सकता है। जैसे परिवर्तन में कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है नदी पर डैम बना लिया है, यहाँ तक कि कई सारे सैटेलाइट के थ्रू हम लोग अंतरिक्ष या स्पेस में पहुँच गए हैं। मतलब ये सब क्या है, मनुष्य जो है पर्यावरण में अपने अकॉर्डिंग चेंज ला सकता है। इसको हम बोलते हैं समवाद की विचारधारा। नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं हम लोग कि ब्रह्मांड। देखिए, ब्रह्मांड या यूनिवर्स का सिंपल सा मतलब है कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल से लेके लार्जेस्ट गैलेक्सी तक जितना भी सबको मिला के हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को किसको हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल से लेके लार्जेस्ट गैलेक्सी तक के पूरे रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या ब्रह्मांड बोलते हैं। और ब्रह्मांड का कैसे ओरिजिन या कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसमें सबसे बड़ा एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ये लेमेंटियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें सिंपल ये था कि एक छोटे से पार्टिकल में विस्फोट हुआ और उसी के बाद सारा पदार्थ जो है ना अलग अलग हो गया। और ये घटना आज से 13.7 अरब साल पहले हुआ और आगे जाके 4.5 अरब वर्ष साल पहले ही जो है सोलर सिस्टम या सौर मंडल का क्या हुआ, बना। आगे देखिए, ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने के लिए एक सर्न नाम की एक संस्था है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसमें ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हिग्स बोसॉन का निर्माण किया गया है प्रोटॉन की सहायता से। और इसी हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मंदाकिनी या गैलेक्सी। ये क्या है, कई सारे जब तारे या स्टार के ग्रुप को, समूह को हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। पृथ्वी की अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे आकाशगंगा कहा जाता है। एक है निहारिका या नेबुला। ब्रह्मांड की जो नर्सरी है जहाँ से तारों का जन्म होता है उसको हम बोलते हैं निहारिका। अब आइए हम लोग सोलर सिस्टम इसमें जान लेते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में आपका क्या है, सन है। और जो सन जो है हमारा जो मिल्की वे है, जो आकाशगंगा के सेंटर के चारों ओर जो है ना 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से परिक्रमा कर रहा है सन, ठीक ना। और इसका जो परिक्रमण काल है वो 25 करोड़ ईयर है, ठीक ना। ये अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट जो है ना रिवोल्ट कर रही है। उसके बाद यह एक गैस का गोला है। इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम है, फिर और भी अदर गैस है। और इसके अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और सन के कोर का जो टेम्परेचर है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। और इसके बाहरी जो है इसका सतह का कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा यहाँ फिगर को भी देख लिया जाए। देखिए, बीच में आपका यहाँ सन है। आप देखिए सन के पूरा सन के बाद अगला मरकरी, बुध है,
फिर आपका वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, उसके बाद यहाँ जुपिटर और आपका मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए सैटर्न है, फिर यूरेनस है और अंतिम में कौन आपका नेपच्यून है। ये सारे सोलर सिस्टम के चारों जो इस तरह के प्लानिट जो है ना आपके चक्कर लगा रहे हैं। अब इसमें है कि जो सन का जो पार्ट लाइट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर, और जहाँ से लाइट नहीं निकलती उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना बोलते हैं। यह आउटर मोस्ट लेयर है और यहीं से एक्सरे भी निकलती है। और एक ऐसा अनुमान है कि जो सन का जो उम्र या एज है वो 5 मिलियन ईयर है। और ऐसा भी अनुमान है कि फ्यूचर में सन जो है 10⁻11 ईयर तक जो है ना ऊर्जा देती रहेगी। अब यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि लाइट को अर्थ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। ये आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। तो ये एग्जैक्ट डेटा आप याद रखिएगा। सूर्य में धब्बा बनता है, ठीक ना। तो सूर्य के धब्बे का एक कंप्लीट साइकिल जो है ना वो 22 ईयर का होता है, जिसमें कि 11 साल तक ये धब्बा बढ़ता है और 11 साल क्या होता है, घटता है। जब सूर्य पर धब्बा जब बनता है तो कई तरह की मैग्नेटिक स्टॉर्म या जो है ना चुंबकीय चक्रवात या तूफान उत्पन्न होता है, जिससे कि चुंबकीय सुई की दिशा आपका बदल जाती है और रेडियो, टीवी ऐसे चीज़ों में गड़बड़ी या उसके संचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सन का जो डायमीटर है वो है 13,92,000 किलोमीटर और अर्थ के व्यास से ये 110 गुना है। सूर्य जो है, सन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हाँ सर, ये सब नहीं पूछेंगे, फिर भी एक अनुमान डेटा याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है ना पृथ्वी पर जो है ना सूर्याताप जो सन का जो लाइट आता है उसका मुश्किल से 2 अरबवां भाग ही हमको यहाँ तक पृथ्वी तक पहुँच पाता है, मतलब बहुत ही कम। आइए प्लानेट को पढ़ लेते हैं। 8 प्लानेट है, ठीक ना, ग्रह है। इसमें जो है ना 4 इनर है, जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, और 4 आउटर है जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, आपको मैं डायग्राम में दिखाई दिया हूँ। फिर देखिए इसमें कुछ और फैक्ट है प्लानेट के बारे में, जैसे कि एक तो पहला बात इसका साइज़। देखिए साइज़ घटते क्रम में है। सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा कौन है, बुध है साइज में, ठीक ना। अब देखिए डेंसिटी की जहाँ तक बात है, डेंसिटी देखिए बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम शनि है, फिर अरुण है, फिर बृहस्पति है, नेपच्यून है, मंगल और फिर क्या है, शुक्र है। मास जो है ना उसका जो द्रव्यमान है बढ़ते क्रम में, छोटा सबसे मरकरी है, फिर मार्स है, फिर वेनस, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न और सबसे बड़ा आपका जुपिटर या बृहस्पति है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शुक्र और अरुण जो है, मतलब जो वेनस और जो यूरेनस है, इसका जो है ना घूमने का जो है ना डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। बाकी सारे जो प्लानेट है वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो है ईस्ट टू वेस्ट, ये एग्जाम में पूछ चुका कौन ऐसा 2 प्लानेट जो कि बाकी से अलग घूमते थे। ईस्ट टू वेस्ट आपका शुक्र और अरुण हो जाएगा। सिंपल आप 2 फैक्ट बोलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए अब अलग अलग प्लानेट को पढ़ लेते हैं। पहला है बुध। ये सबसे सन के नियरेस्ट है। इसका कोई उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है, रात में बर्फ़ पड़ता है और सबसे अधिक अगर कहा जाए दैनिक तापांतर जो है ना यहीं पे होता है 600 डिग्री सेल्सियस। शुक्र या वेनस सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म भी है, सांझ या भोर का तारा कहते हैं। ये ईस्ट टू ईस्ट घूमती है, पृथ्वी की भगनी, और इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। मार्स, मंगल, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ पे है। इसके पास 2 सैटेलाइट है, एक है फोबोस, एक है डेमोस। इसके पास एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है ओलिपस मेसी और इसके पर्वत का एक नाम है निक्स ओलंपिया। और हमारा इसरो जो है ना PSLV C-25 से मंगलयान ग्रह यहाँ पे लॉन्च किया था। अगला है शनि। शनि अगर जल में आप इसको डुबोइएगा तो तैरना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जल से कम है। इसका एक खुद का सैटेलाइट का नाम है टाइटन। अरुण, यूरेनस, ये इसको खोजा है हर्शेल ने, ईस्ट टू वेस्ट ये चक्कर लगाती है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेपच्यून, इसको खोजा है जॉन गाले ने और इसको हरे रंग का प्लानेट कहते हैं, ग्रीन रंग का प्लानेट है। सब फैक्चुअल है, पूछ सकता है। आइए अब अर्थ के बारे में। अर्थ जो है ना, अर्थ अपने इसका एक्सिस जो है ना, इस जो है ना 23.5 डिग्री क्या हुआ, झुका हुआ, लेकिन ये अपने जो ऑर्बिट पे जो है ना ये 66.5 डिग्री का एंगल बना। देखिए ये इसका जो है ना कक्षा तल है, मतलब ऑर्बिट है, ठीक ना। और ये देखिए इसका एक्सिस है। तो ये जो कक्षा तल और ये जो एक्सिस है इसके बीच 66.5 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर आप इस कक्षा तल पर एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे
अगर ये एक्सिस देखो तब यहाँ पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। दोनों अंतर है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देख पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल जो डायमीटर या व्यास है वो यहाँ जो है 12,756 किलोमीटर है। फिर पोलर पर इसका व्यास 12,713.6 किलोमीटर हो जाता है और इसका एवरेज अगर देखा जाए तो 12,742 इसका डायमीटर है। और इसकी गणना पहली बार एरस्टोथेनेस ने किया था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। आप इसको यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं इस तरह का, ठीक ना। ये देखिए आपका ये ऑर्बिट है, ठीक ना। यहाँ ये एक्सिस है, ये 66.5 डिग्री और यहाँ 23.5 डिग्री क्या है, ये इंक्लाइंड है। अब जो यहाँ जानना है कि अर्थ जो है ना 2 तरह की गति करती है। एक तो रोटेशन करती है, रोटेशन ये अपने एक्सिस पे करती है और ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में होता है, इसी से दिनों रात होता है। और रिवोल्यूशन मतलब कि ये सन की जो परिक्रमा करता है ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में करता है। उसके बाद जो है इसको हम बोलते हैं वार्षिकी गति, और इसी वार्षिकी गति से जो है दिन और रात जो है ना बड़ा या छोटा। इसमें एक और है, कुछ क्षुद्र ग्रह है, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है और ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें मून के बारे में पढ़ देखें। मून क्या है कि जो चंद्रमा है इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक। ये यहाँ पे एक धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है, यह इसका पिछला भाग है और यहाँ अंधकारमय रहता है। दक्षिणी पोल पर एक लिवनिट्स नाम का पर्वत है यहाँ चंद्रमा पे। इसका जो परिक्रमा जो अर्थ का कर लेता है 27 दिन 8 घंटे में, और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पे ही घूम लेता है, इसलिए इसका एक ही भाग हमको दिखाई पड़ता है। इसका व्यास है 3,480 किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। सुपरमून तब होता है जब पृथ्वी के सबसे निकट ये होती है चंद्रमा। ब्लू मून कब होता है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है, तो दूसरी पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। आइए अब सन से या और भी जो कुछ रिलेटेड टर्म है अर्थ से उसको जान लेते हैं। एक होता है उपसौर पेरीहेलियन, एक होता है अपसौर अपहेलियन। अब उपसौर या पेरीहेलियन का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक है और ये कब होता है 3 जनवरी को होता है। इसका इतना लगभग ये डिस्टेंस रहता है। अपसौर अत्यधिक दूरी को कहते हैं, ये 4 जुलाई को होता है। और उपसौर और अपसौर की लाइन को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें हम देखें, हम लोग अक्ष लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, उसके पहले हम कुछ आपको डायग्राम दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये पूरा आपका अर्थ है और जो ये जिसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो खींची जाती है इसको हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल जो लाइन ऐसे करके ये है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब इसमें जो है ना ये 0 डिग्री वाले को इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए 23.5 डिग्री पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरी है। और फिर यहाँ से आपका आर्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री पर गुजरा है। ये सब है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर आप दक्षिण गोलार्ध में आएंगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा गया और यहाँ से भी आर्कटिक सर्कल आपको 66.5 डिग्री पर गया है। बाकी ये पोल है और ये भी पोल है। उसके बाद जो है ना एक देखिए यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन ये लाइन गया, ये देशांतर पर ही है, 0 डिग्री पर है। तो ये सब कुछ मतलब कि फिगर है, इसको आप एक बार देख लीजिए ताकि चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आए। तो अक्षांश या लेटीट्यूड, 2 लेटीट्यूड के बीच की दूरी होती है वो 111 होता है। मतलब ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बीच की दूरी कितनी है तो 111 होती है। उसके बाद देखिए जो कर्क रेखा है 17 देशों से गुजरती है। अब ये देशों का नाम आप याद रख सकते हैं कुछ, जैसे कि ताइवान है, चीन है, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। उसके बाद जो आपका जो भूमध्य रेखा है जो इक्वेटर है ये 12 देश से गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गबोन, कांगो गणराज, लोकतांत्रिक कांगो गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया और किरीबाती है। तो ये सब कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा गुजरती कौन सा नहीं गुजरती है। और मकर रेखा देखिए ये आपका 10 देशों से गुजरती है। 10 देश में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया है।
अब जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा जो अभी आपको हम बताए कि वर्टिकली ऐसे खींचा गया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल इसको कह सकते हैं, तो इसका जो है ना लेंथ सब जगह इक्वल है पहली बात तो, ठीक ना। ये पैरेलल नहीं, जैसे कि आपका जो अक्षांश या जो लेटीट्यूड है वो पैरेलल है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं है। ये लाइन नॉर्थ और साउथ पोल पर आके क्या हो जाती है, पॉइंट इसका मिल जाता है। फिर देखिए जो है इसमें दो लाइन के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, और 111.32 किलोमीटर होता है। और जो मेन जो लाइन है मध्याह्न रेखा जो ये 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है और ये ग्रीनविच से गुजरती है। और ये कौन कौन से देश से इसकी रेखा गुजरती है, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्की फसासो और घाना, ठीक। और इसमें क्या है कि जो अर्थ आपको पता है कि 360 डिग्री अगर हम माने किसी भी गोला का एक डिग्री, तो कितने घंटे में चक्कर लगाती है, 24 घंटे में। मतलब इसका तो 1 डिग्री जो है ये 4 मिनट में जो है ना घूम लेती है। दो लाइन मतलब दो जो आपका लाइन देशांतर के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। और 180 देशांतर जो लाइन गया है उसको हम इंटरनेशनल तिथि रेखा भी कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुस्की सागर, बेंग जल संधि, प्रशांत महासागर से गुजरती है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये देखिए आपका जो देशांतर रेखा जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये देखिए यहाँ आके नॉर्थ पोल पे एक ही पॉइंट पे मिल गया और पीछे भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद आप ये भी देख लें कि ये जो लाइन है जो लॉन्गिट्यूड है, देखिए यहाँ पे जब आता है जो इक्वेटर पे आने के बाद जो है ना गैप बढ़ जाता है। यहाँ मतलब कि जब पोल तरफ जाता है तो इसके बीच का गैप कम हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वेटर या विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है। और ये देखिए यही है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का लाइन जिससे हम लोग टाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बाकी एक चीज़ और देखिए हम बताए थे कि जब डे और जो नाइट होता है, आप देखिए अर्थ के रोटेशन से, ये एक्सिस है या मतलब कि अक्ष है पृथ्वी का, ये जब रोटेट करता है तो यहाँ देखिए सन की लाइट पड़ती, एक पार्ट में लाइट पड़ती है दूसरे में नहीं पड़ती। जहाँ सन की लाइट पड़ रही है वहाँ दिन है, जहाँ नहीं पड़ रहा है वहाँ रात होता है। अब अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। देखिए अगर ये पृथ्वी का छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये देखते टॉप में इसको क्रस्ट या भूपरपट्टी बोलते हैं। फिर देखिए मेंटल है, फिर आपका क्या है कोर या क्रोड है। तो सिंपल ध्यान रखना अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला ऊपर में क्रस्ट है, ठीक ना, फिर नीचे मेंटल आता है और नीचे कोर या क्रोड आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्रोड है ये निकेल और फेरस से, निफे से बना होता है। फिर ऊपर आपका जो है ना सियाल सीमा होता है, अभी इसको बता रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए ये पूरा का रेडियस जो है यहाँ देखिए ये जो है ये है 6371 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखिए सबसे पहला कि क्रस्ट है, भूपरपट्टी है, मेंटल है और कोर है। तो जो क्रस्ट है ये लगभग 34 किलोमीटर गहराई तक है। ये बेसाल चट्टान से मिलकर बना है। इसमें सियाल और सीमा दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी में कई लोग को डाउट होगा कि नहीं सर सिर्फ सियाल होता, नहीं। एनसीईआरटी जब क्लास 7 का पढ़िएगा तो उसमें दिखा हुआ है कि जो आपका जो भूपरपट्टी है उसमें आपका लैंड का भी पार्ट होता है और आप ओशियन का भी पार्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ना क्रस्ट में आपका दोनों आता है, मतलब कि महासागर का भी भाग आता है, महाद्वीप का भी भाग आता है। ये दोनों जो है ना आपका सियाल, मतलब इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम भी रहता है और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर ये बना होता है। और क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक है, इसकी डेंसिटी 3.5 लेके 5.5 तक है। कोर में यहाँ निकल और फेरस है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और आप देखिए हमने डायग्राम बना दिया अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी वो 5.5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको डेटा याद रखिएगा। और इसकी त्रिज्या लगभग इतना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भूपटल या जो क्रस्ट है इसमें जो आपका जो सबसे जो है ज़्यादा जो है क्रस्ट पे जो है ना सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, कैल्शियम है, निकेल है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है। अब देखिए क्वेश्चन बीपीएससी अगर पूछेगा कि पृथ्वी के क्रस्ट पे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आप इसमें सब देगा ऑप्शन, ऐसे में आपका ई हो जाएगा। इसलिए मैं सबको लिख दिया, हाँ, लेकिन सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन है। और कुल 8 ही एलिमेंट ऐसा है जिसका सब मिला के वैल्यू 98% हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अब इसमें देखिए, अब अगला हमको जो है ना, जो जो हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब इसमें देखिए, आपको पता है कि जिस हम अर्थ पे रहते हैं वहाँ 3 मंडल है। एक तो लैंड वाले पार्ट को बोलते हैं लिथोस्फेयर, जहाँ सिर्फ पानी ही पानी, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल, और जहाँ एयर का है वहाँ बोलते हैं इसको एटमॉस्फेयर। हम तीनों स्फीयर को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला लिथोस्फीयर में अर्थ ही है, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए 61% जो है ना भाग जो अर्थ का, वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में वाटर है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना 81% जो है ना साउथ में वाटर में। अगर ये पूरा अगर मान अर्थ है आपका, तो अगर ये इक्वेटर है तो ये उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में 61% भाग पे वाटर है और यहाँ 81% पर। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ वाले भाग में जो है वाटर बॉडी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर टोटल अर्थ की हम बात करेंगे तो 29% ही लैंड है, बाकी 71% भाग जो है पानी से ही घिरा हुआ है। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का 2 पार्ट है, एक तो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जिसको बोलते हैं, ये लैंड है मेनली, एक है ओशियन या जिसको महासागर बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 40 किलोमीटर के रेंज में है। महासागर की मोटाई लगभग 12 से लेकर 20 किलोमीटर के रेंज में है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट है जो चट्टान या रॉक पढ़ना है। देखिए, चट्टान मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है आग्नेय या इग्नियस चट्टान, इसमें कोई भी लेयर नहीं होता है, ये कठोर होता है, इसमें कोई भी फोसिल्स नहीं होता, जीवाश्म नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायराइट, ग्रेवो। एग्जाम में पूछता है कि आग्नेय का कौन सा उदाहरण है। फिर देखिए, इसमें अपसादी या सेडिमेंट्री बनता है, ये परतदार होता है, क्योंकि जैसे जो इग्नियस रॉक्स होता है वही जो है लेयर बाय लेयर जब लेयर बाय लेयर इसका जब फॉर्मेशन होता है तो आपका बनता है अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें कई सारे आपको वनस्पति जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और यहाँ आपको कोयला, पेट्रोल, डीजल आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल सकता है। अंतिम एक होता है मेटामॉर्फिक, इसको बोलते हैं कायांतरिक चट्टान। ये क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल प्रोसेस के कारण जो है ना आग्नेय और अवसादी मतलब कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का ही जो है ना फॉर्मेशन होता है, तो आपका मेटामॉर्फिक बनता है। अब इसमें कुछ जो एग्जाम में पूछता है कि कौन किस में चेंज होता है। देखिए, ग्रेनाइट आग्नेय है, ये मेटामॉर्फिक जब बनता है नीच हो जाता है। ग्रेवो को सर्पेंटाइन बोलते हैं और बेसाल्ट को सिस्ट बोलते हैं। ये सब जो है मैचिंग में आएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट जो है ना, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया आपका, रॉक भी पढ़ा दिया। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया। क्या पढ़ते हैं, ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी से जो क्वेश्चन पूछेगा, जो लूसेंट में जो चीज़ें दिया हुआ है उसमें सिंपल यही है कि ज्वालामुखी सिंपल सा क्या है कि देखिए, अगर ये पृथ्वी का क्रस्ट है, नीचे जो है ना जब हम जाते हैं टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और यहाँ सब कुछ लगभग लिक्विड के फॉर्म में, मैग्मा के फॉर्म में। जब यही मैग्मा इस अर्थ को तोड़ते हुए जब बाहर निकलती है तो लावा निकल जाता है, लावा बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम पूरा ज्वालामुखी प्रक्रिया बोलते हैं। सिंपल सा मतलब है कि जो है ना मैग्मा का बाहर निकलना अर्थ के सरफेस पे ही क्या ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाता है। और इसमें जो है जब भी कभी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा तो उससे क्या क्या मैग्मा निकलेगा, भाप निकलेगा, डस्ट निकलेगा और गैस का निकलना होगा। और यहाँ इसका जब जिस मुंह पर ये निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर्स। क्या बोलते हैं उसको लोग, क्रेटर्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। अब देखिए, जो ज्वालामुखी जो है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कई तरह का है। इसमें मेनली अपने को 3 टाइप पढ़ना है। एक तो एक्टिव, जो सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि लगातार जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें होते रहती है। इसमें एग्जाम्पल मेनली पूछता है, जैसे एटना है, स्ट्रोम्बोली इटली में है, और स्ट्रोम्बोली को जो है ना प्रकाश स्तंभ ऑफ भूमध्य सागर भी कहा जाता है। कोलिमा मैक्सिको में है, किलवायु हवाई द्वीप अमेरिका में है। एक है डोरमेंट पशुस्त, ये कभी कभी होता है, जैसे कि विसुवियस भूमध्य सागर में ही है। क्राकाटोवा सुंडा में है, फ्यूजियामा जापान में है, मेयान फिलीपींस में है। और एक है एक्सटिंक्ट शांत, जो कि इसमें अब कभी नहीं होने वाला है, ऐसा उम्मीद है कि इसमें कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, चिम्बरा जो आपको साउथ अमेरिका में है। ये सब जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है। एक और ध्यान रखिएगा कि जो प्रशांत महासागर जहाँ पे है उसके किनारे किनारे, चूँकि यहाँ आपको पता है कि 2 प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, तो एक प्लेट चूँकि आपका महाद्वीपीय है, दूसरा ओशियनिक प्लेट है, इसलिए यहाँ पे जो है ना ज्वालामुखी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको रिंग
फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक किससे संबंधित, आप बताइएगा। आपका मेनली वोल्केनिक प्रोसेस से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है। वर्ल्ड का हाईएस्ट ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो एक्टिव ज्वालामुखी है उसका नाम है आपका ओजस डेल फ्लाडो। ये अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है और ये एंडीज पर्वतमाला पे है, ठीक है। और विश्व का सबसे शांत मतलब ऊंचाई पर सबसे शांत जो है ना उसका नाम है एंक्वागुआ। ये एंडीज पर्वत पर ही है। ये सब फैक्ट के एग्जाम में पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अर्थक्वेक या भूकंप पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का वाइब्रेशन या कंपन होना ही क्या कहलाता है, अर्थक्वेक या भूकंप कहलाता है। भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी से करते हैं। अब जब भी कभी अर्थक्वेक आता है 3 तरह की वेव या 3 तरह की तरंगें निकलती है और ये तरंगें को प्राइमरी, सेकेंडरी और हम एक सरफेस या सहती तरंग बोलते हैं। अब देखिए तीनों तरंगों में क्वेश्चन आएगा कंपेयर से ही आता है। देखिए, प्राइमरी की चाल सबसे ज़्यादा होती है लेकिन सेकेंडरी की पी से कम और इसकी सबसे कम होने की वजह से सबसे खतरनाक होता है सरफेस वेव। फ्रीक्वेंसी चूँकि चाल ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी मध्यम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। आपका प्राइमरी जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकता है। सेकेंडरी सिर्फ ठोस में, और ये सरफेस जो है ये धरातल के ही समीप में नहीं चलता है। अगर इसका नेचर देखा जाए वेव का कैसा है तो ये अनुदैर्घ्य है, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये अनुप्रस्थ या ट्रांसफर्स है, और ये दोनों है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। ये ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, ये प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, और ये जल तरंग के रूप में चलती है। इसकी तीव्रता सबसे कम, इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा, इसकी सबसे अधिक ज़्यादा, इसमें विनाशकारी होता है। इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम, इसका मध्यम और इसका सबसे विनाशकारी होता है। इस सब अगर आएगा स्टेटमेंट में आप इसको ध्यान रखिएगा। अब जहाँ पहली बार अर्थ का जब ओरिजिन होता है उसको हम बोलते हैं भूकंप केंद्र। जैसे मान लीजिए यहाँ भूकंप बना, इसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। और पहली बार जहाँ इसकी वेव जिस अर्थ पे जहाँ जाएगा परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं ईपी सेंटर या अति केंद्र। केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ ये परपेंडिकुलर जब टकराती है उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। नेक्स्ट जो है सिस्मोग्राफ है, जिस यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसमें मेनली आपको रिएक्टर स्केल याद रखना है। इससे हम भूकंप की इंटेंसिटी को मापते हैं और इसका वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होता है। और इसमें जो है आपका एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर परिमाण में अगर 1 की वृद्धि होने पर तरंग के आयाम में 10 गुना वृद्धि को दिखाता है, बस इतना ध्यान रखें। बाकी एक जो है ना एक और है मर्केली स्केल भी है। इससे हम मेनली मैग्नीट्यूड या उसका क्या परिमाण है अर्थ का ये मापते हैं, और ये 1 से 12 तक इसमें स्केल होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो है ना इन्होंने ये कहा कि कार्बोनिफेरस युग जब था उस समय सारा जो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप एक ही था जिसका नाम इन्होंने पेंजिया दिया। इसके चारों ओर जो पानी के भाग को नाम इन्होंने पेंथालासा दिया था। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये पेंजिया है, ये लैंड का पार्ट, इसके चारों ओर क्या है पानी के पार्ट को पेंथालासा नाम दिया था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब सन और मून के ज्वारीय बल और उत्प्लावन बल के कारण जो है ना पेंजिया 2 भाग में टूटा, पेंजिया का 2 भाग में टूटना हुआ। और मैं देखा डायग्राम से बताने की कोशिश की, ये आपका पेंजिया, ये पानी पेंथालासा है। ये जो पेंजिया 2 पार्ट में, एक नॉर्थ साइड जो गया अंगारा लैंड और साउथ वाले को गोंडवाना कहा गया। फर्दर फिर जो है आपका अंगारा लैंड जो है ना फिर ब्रेक हुआ, इसी से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना, और यहीं बीच में तेथिस सागर भी बना। और जो गोंडवाना लैंड जो है इससे प्रायद्वीपीय भारत बना, मेगाडास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया बना और अंटार्कटिका बना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंजिया का 2 पार्ट में हुआ अंगारा लैंड, गोंडवाना, अंगारा लैंड से क्या क्या बना ये ध्यान रखिए, और गोंडवाना लैंड से इतना चीज़ बना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला थ्योरी है, उसके बाद आया था प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसको हालांकि कई लोगों ने दिया था लेकिन मेनली इसमें ध्यान रखें मॉर्गन का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हालांकि देने में हैरी हेस भी थे, मैकेंजी भी थे, पार्कर भी थे, होम्स महोदय भी थे, सब लोगों के समन्वित प्रयास से ही हुआ। लेकिन अगर जो एक व्यक्तिगत एग्जाम्पल आएगा तो उसमें आप मॉर्गन मार सकते हैं। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये कहा गया कि पृथ्वी
छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिर्फ यही मानती है कि पृथ्वी जो है ना कई छोटे छोटे प्लेट में बटा हुआ है, और ये प्लेट महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है या ओशियनिक महासागर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जो इसमें सिंपल है कि जिस प्लेट का डेंसिटी कम है वो अधिक डेंसिटी वाले प्लेट के ऊपर तैर रहा है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। और जो प्लेट का जो मूवमेंट है 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें कि एक तो पहला है अभिसारी, इसको लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। मतलब जब 2 प्लेट एक दूसरे की जब नज़दीक आएगी तो पर्वत, ज्वालामुखी, गर्त, भूकंप, द्वीपीय चाप बनेगा। अपसारी तो जब 2 प्लेट एक दूसरे के दूर जाएगा तो इसमें कटक बनता है, जैसे कि अटलांटिक महासागर के बीच जो कटक है इसी से बना है। एक होता है समानांतर प्लेट का किनारा, जब ये 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल जाती है तो इसमें हो सकता है कि घर्षण की वजह से भूकंप आ जाए। और ये कहाँ पे सैन एंड्रियास भ्रंश बना है, कहाँ, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। प्लेट शब्द दिया था पहली बार टूजो विल्सन नाम के ज्योग्राफी के जानकार ने। और प्लेट टेक्टोनिक ने व्याख्या W.J. मॉर्गन को ही श्रेय जाता है, लेकिन हालांकि इसमें सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास था। अब हम लोग अर्थ पे जो डिफरेंट जो टोपोग्राफी है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला पर्वत या माउंटेन है। देखिए माउंटेन या पर्वत कई तरह का होता है, मेनली इसमें ब्लॉक पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत का एग्जांपल है वास सेज फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। एक अवशिष्ट पर्वत होता है, ये आपका इसमें एग्जांपल विंध्याचल, सतपुरा, पारसनाथ, राजमहल, और एक शेरा, ये स्पेन में है। फोल्ड या बलित पर्वत, जिससे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माना गया है कि 2 प्लेटों के एक दूसरे के नज़दीक आने से बलित या फोल्ड पर्वत का निर्माण हुआ। इसमें हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, रॉकी है और एंडीज है। और सबसे एंडीज लॉन्गेस्ट जो है ना फोल्ड माउंटेन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इसमें कुछ और चीज़ देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हाँ, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ में मूवमेंट जो है ना कई तरह का होता है। इसको आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि कई तरह का फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से अर्थ में मूवमेंट या भू संचलन होता है। इसमें 2 तरह का फोर्स होता है, एक तो होता है इंडोजेनिक या अंतर्जात बल, एक होता है एक्सोजेनिक या बहिर्जात बल। अंदर जो पृथ्वी के बल लगता है उसको हम एक हिंदी में बोलते हैं पटल विरूपण संचलन, और दूसरा है हिंदी में आकस्मिक संचलन या इसको सडनली मूवमेंट बोलते हैं। जब कोई अचानक से जब होगा तो उसमें अर्थक्वेक और ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा। और जो पटल विरूपण है ये बहुत ही लंबे समय का प्रक्रिया है, इसमें या तो आपका जो है ना इसी में पर्वत बनता है, ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहिर्जात बल जो होता है, इसमें देखिए 2 तरह का होता है। एक तो होता है वेदरिंग या अपक्षय होना, दूसरा होता है अपर्दन होना। अपक्षय मतलब कि अपने ही जगह पर जो है ना चट्टाना का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, और अपक्षय का मतलब अपर्दन मतलब कि या तो एयर या तो विंड के द्वारा उस छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना कहलाता है। अब देखिए जो पटल विरूपण जो संचलन है, इसमें जो पर्वत निर्माणकारी जो है, इसमें भी देखिए क्या होता है, 2 तरह का चीज़ हो सकता है। एक तो जैसे कि मान लेते हैं कि 2 प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन या संपीड़न, यहाँ पे जो है फोल्ड माउंटेन बनेगा। एक होता है कि भाई 2 प्लेट एक दूसरे के दूर जाए से क्या हो जाएगा, तनाव बनेगा। यहाँ भी जो है इसमें भ्रंश बन सकता है, इसमें चटकन हो सकता है, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब जो है ना डिफरेंट जो है ना आपका ये फोर्स है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसको बार देख लीजिए। क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से भी कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन सा कैसा जो है ना फोर्स लग रहा है। इसमें जो है ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कभी कभी, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या होता है। सिंपल, जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टान का नीचे का भाग धंस जाए उसको लोग भ्रंश घाटी बोलते हैं। एक होता है रैंप घाटी। रैंप घाटी में कहते हैं 2 ये पार्ट ऊपर उठ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रैंप घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी इसी में बहता है। और ये जो भ्रंश घाटी जो है आपका देखिए अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी जहाँ पे कई सारा लेक है, उसमें वो एग्जाम्पल है। जर्मनी का राइन भ्रंश घाटी है, और भारत का नर्मदा और जो ताप्ती नदी बहती है वो आपका भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में ही फ्लो होती है। एक होता है ब्लॉक माउंटेन, जब 2 भ्रंशों के बीच का भाग जो है ना सेम रहे,
और किनारे का भाग ही नीचे का जो धंस जाए उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि अमेरिका जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, भारत का सतपुरा का है, एग्जाम्पल है। एक होता है हॉस्ट पर्वत। हॉस्ट पर्वत मतलब क्या है, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग सेम रहे और बीच का ही भाग क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट पर्वत। इसे एग्जाम्पल कौन सा है, वॉशेज पर्वत, और इसका मेन एग्जाम्पल है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए बीपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अक्षय या वेदरिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए यह एक एस्थेटिक क्रिया है, मतलब कि ये चट्टान का अपने ही जगह छोटे छोटे टुकड़ों में फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के प्रभाव में आकर विघटन होना या टूटना। ये 3 प्रकार का हो, या तो फिजिकल हो सकता है, केमिकल, या तो बायोलॉजिकल हो सकता है। अपर्दन या एरोजन का मतलब होता है गतिक क्रिया। इसमें चट्टानों का नदी, हिमानी या और भी पवन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना है। अब यहाँ जो मेनली आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, वो पूछेगा कि डिफरेंट जो आकृति बनती है उसको बताइए। तो अब यहाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपर्दन के कारक में नदी है पहला, इसमें वी आकार की घाटी है, गॉर्ज बनता है, कैनियन बनता है, जलप्रपात बनता है, छिप्रिका, मियांडर, नदी वेदिका, जलगर्तिका, पेनीप्लेन, ये सब याद रखिएगा। शायद एग्जाम में एक बार पेनीप्लेन बीपीएससी पूछ चुका है। निक्षेप जब होगा तो जलोढ़ बनेगा, शंकु बनेगा, प्राकृतिक तटबंध, गोरुख झील, गोखुर झील, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, नदी द्वीप बनता है। फिर जब हिमानी या जो ग्लेशियर से यू आकार की घाटी बनती है, लटकती घाटी बनती है, हिम बनता है या सर्क बनता है, एरीट, गिरी, हॉर्न, नुनाटक, भेरशिला, हिमसोपान, फ्योर्ड बनता है। जब ये निक्षेप या जहाँ जमा हो जाता है वहाँ हिमोड, ड्रमड्रिल, एस्कर, केटिल, हम्मक, कैम, आउटवॉश मैदान। जब सागरीय तरंग जब ये करती है मूवमेंट, तो इसमें समुद्री क्लिफ, घर्षण, घर्षित चबूतरा, समुद्र गुफा, मेहराब, स्टैक का निर्माण होता है। जब ये निक्षेप कर देते हैं, इसमें पुलिन, तरंग निक्षेपी चबूतरा, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्पीट, संयोजक रोधिका और टेम्बेलो बनता है। जब ग्राउंड वाटर जब मूवमेंट करता है, अपर्दन करता है, तो उसमें धूलरंध, बिलियन रंध, लेपीज, डोलाइन, युवाला, पोलीज, कंदराएँ, अंधी घाटी। और जब निक्षेप करते स्टेलेक्टाइल, स्टेलेगमाइट, कंदरास्तंभ और कास्ट मैदान का निर्माण करता है। जब पवन करता है तो इसमें वातगर्त, छत्रक शिला, यारडांग, यूगेन, इंसेलबर्ग, ड्राई काउंटर, पेडीमेंट और पेडीप्लेन। देखिए यहाँ अंतर ध्यान रखिए, यहाँ देखिए पेलीप्लेन है, यहाँ पेडीप्लेन है, दोनों में अंतर है। ये नदी से और ये पवन से है। जब निक्षेप होता है तो यहाँ बालिका स्तूप, बरखान, लोएस, बजादा, प्लाया, बालसन। मतलब ये कई बार पूछ चुका है कि लोएस ये जो ना पवन द्वारा ही बनता है। ये जितना बोल्ड लेटर में है आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछने का चांस रहता है।